जनाब एक बड़ा हॉट टॉपिक है जिस पे मैं बात करने जा रही हूँ और हम अक्सर जो हालात हमारे मुल्क के हैं उसमें ये देखते हैं कि हमें जब भी अगर फ्यूचर प्लानिंग की बात की जाए या फिर हालिया अगर हालात व वाक़यात की बात की जाए, पिछले 16 महीने जैसे गुजरे हैं कि स्काई रॉकेटिंग था डॉलर, जिसके बाद यहाँ पर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लोगों का गुजारा मुश्किल हो गया। जिनके पास चंद पैसे थे या सेविंग्स थी उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया या तो बिज़नेस मूव किया जाए या फिर यहाँ से बाहर जाया जाए या बच्चों को भिजवाया जाए, कुछ ना कुछ किया जाए। तो ऐसी सूरत हाल में जो मिलता था पूछता था बाहर कैसे जाएं, कुछ बताओ, किसी का कोई रेफरेंस दे दो या फिर हमें भी भिजवा दो, कुछ कर दो। इस तरह के सवाल हम अक्सर एक दूसरे से बातें करते लोगों को सुनते थे। तो ऐसे में जनाब अगर आप कनाडा जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो ये सेगमेंट आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कैनेडियन इमिग्रेशन वीज़े के लिए कैसे अप्लाई किया जा सकता है, इसके लिए क्या रास्ते मौजूद हैं। और इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो कि लाइसेंस्ड कंसल्टेंट है इमिग्रेशन के, रॉबर्ट तूर साहब, और इनको मैं कहूँगी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। तो जनाब रॉबर्ट साहब, एक तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने हमें वक्त दिया और आप रन कर रहे हैं कंपनी अराइवल्स कनाडा। जी बिल्कुल। और ऐसे में सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है, मुझे ये बताइएगा क्या ये सौखा है कनाडा जाना क्योंकि ये अक्सर लोग कहते हैं कि जनाब जाना है बस, और हम लोग ये सुनते हैं कि जनाब वहाँ चले जाओ तो वहाँ की हुकूमत आपको रहने की जगह भी देगी, नौकरी भी देगी, वकील भी देगी, आपके बच्चों को स्कूल में भी दाखिल कर लेगी, आपको कोई खर्चा नहीं करना, बस आप चले जाएं वहाँ पे। कितनी हकीकत है इस बात में? देखो कुछ हद तक ये चीज़ें सच में हैं। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ऑब्वियसली बहुत सारे सहूलतें देती हैं नए इमिग्रेंट्स को, लेकिन इतना भी आसान नहीं है जो लोग कहते हैं। तो ज़ाहिर बात है वहाँ जाते हैं, आपको एक थोड़ी बहुत नई ज़िंदगी में एडजस्ट होना, नई कंट्री में एडजस्ट होना, थोड़ी बहुत स्ट्रगल तो होती है, लेकिन ज़ाहिर बात है कि लॉन्ग टर्म जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। जो आपकी बच्चों की तालीम है वो भी ज़्यादा बेहतर है वहाँ पे, और जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है इन द लॉन्ग रन। सही। अच्छा, अब तानू दे इत्थे नहीं मिलेंगे, आपको भी भिजवा दो बहुत सारे यहाँ भी आपको मिल जाएंगे। तो ये एक है चीज़ जिसके हवाले से लोग आजकल सोच भी रहे हैं, जो गो के अब हालात पाकिस्तान में कदरे बेहतर हैं अगर पहले की सूरत हाल से कंपेयर किया जाए, लेकिन हमने ये देखा है कि बड़ी तादाद में पाकिस्तानी मूव कर रहे हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताएगा कि इस सिचुएशन में हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट्स हैं जो लाइसेंस्ड नहीं है, उन्होंने लोगों के पैसे भी फंसाए हुए हैं और उनके प्रोसेस तवील चल रहे हैं। हालांकि दरमियान में हमने ये सुना था कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी इजी कर दिया है, वीज़ा जो आपका पहले 3 महीने में आता था वो 60 दिन में आने लगा और कहा जा रहा था वक्त को और कम किया जाएगा। तो ये प्रोसेस कितना लंबा है, कितना वक्त दरकार है इसके लिए? ठीक है, पहले तो हम बात करते हैं जो कंसल्टेंट्स जो यहाँ पाकिस्तान में मौजूद हैं। ज़्यादा कंसल्टेंट्स यहाँ पे अनलाइसेंस्ड हैं, जिनके पास कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इमिग्रेशन नॉलेज उनके पास नहीं होती, प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, और उनके पास लाइसेंस नहीं होता। तो बेसिकली मेरे पास आई एम ए मेंबर ऑफ़ द कॉलेज ऑफ इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप कंसल्टेंट्स ऑफ कनाडा। मेरे पास कैनेडियन गवर्नमेंट का लाइसेंस है। मैं पिछले 10 साल से इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ। हमारा ऑफिस हेड ऑफिस टोरंटो में है और हमारा पाकिस्तान ऑफिस यहाँ लकी वन मॉल कराची में है। और हमारे पास रोज़ाना के बहुत सारे केसेस आते हैं जो क्लाइंट्स। वैसे रेशो क्या है आप भी बता दें? मुझे लगता है रोज़ के 10-15 क्लाइंट्स ऐसे हमारे ऑफिस में आते हैं जो गलत मशवरा के शिकार होके हमारे पास आते हैं। उनके पूरी उनकी सेविंग्स तबाह हो जाती है, पूरी उनकी उम्मीदें जो हैं वो भी दम तोड़ जाती हैं कि बस शायद अब तो बहुत दुख वाली बात है। जब मैं इनकी स्टोरी सुनता हूँ तो बहुत ज़्यादा इत्तेहाद पाकिस्तानियों को करना चाहिए कि हम सही मशवरा लें और एक लाइसेंस कंसल्टेंट के पास जाएँ जिनके पास नॉलेज भी हैं, लाइसेंस भी हैं। और कैनेडियन गवर्नमेंट की जो इमिग्रेशन रूल्स के मुताबिक कोई भी इमिग्रेशन की अगर कोई आपकी मदद करता है आपकी एप्लीकेशन में, वो सिर्फ कनाडा में लाइसेंस्ड वाला याफ्ता होना चाहिए, नहीं तो कोई भी गैर कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए मशवरा नहीं दे सकता। अच्छा, अब मुझे ये बताएगा कि एक चीज़ ये भी जहन में सबके है कि आप मुफ्त में तो खैर बाहर नहीं जा सकते, आपके पास सेविंग्स हों, कितने पैसे होने चाहिए कि आप मतलब सोचें कि आपको जाना है यहाँ से? क्योंकि अब मैं ये देख रही हूँ कि ना सिर्फ स्टूडेंट्स
बल्कि नॉर्मली जॉबलेस लोग भी कोशिश कर रहे हैं जाने की, और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो भी यहाँ से मूव होने का सोच रहे हैं। तो किसके लिए वहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ज़रा इन तीनों कैटेगरीज का बता दें। ठीक है, बिल्कुल। सो बेसिकली फॉर स्टूडेंट्स, कनाडा और पाकिस्तान और कनाडा में एक अग्रीमेंट है। सो कनाडा पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स कनाडा के लिए अप्लाई करते हैं वो स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम के प्रोग्राम के अंदर आते हैं, जिसमें वीज़ा थोड़ा आसान होता है। उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो स्टूडेंट अगर मीट करता है उनका वीज़ा अप्रूवल थोड़ा सा रेशियो हाई होता है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। सो अब आजकल पाकिस्तानी स्टूडेंट्स काफ़ी कनाडा जा रहे हैं और वहाँ की तालीम हासिल करने के लिए। और कुछ अप्रॉक्सीमेटली बताएंगे फीसेस वहाँ पर क्या हैं? अगर आप वहाँ एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके पास कितनी सेविंग्स होनी चाहिए? जो मैंने सुना है 40-45 लाख रुपए तो इनिशियली होना चाहिए पाकिस्तानी। जी, सो बेसिकली $16,000 जो फ़ीस है कैनेडियन पर साल की, 1 साल की जो स्टडीज़ है उसके लिए इंटरनेशनल फ़ीस है। और बाकी आपको एक GIC अकाउंट जो आपको पैसे वहाँ जाके हर महीने आपको वापस मिलते हैं, उसका 10,000 का जो अकाउंट है वो आपको यहाँ से खुलवाना पड़ेगा। वो आप पैसे आपको वापस जाते वक्त मिलेंगे। और कनाडा की सबसे बेहतरीन बात यह है कि कनाडा में आपको परमानेंट रेजिडेंट अप्लाई होने का मौका मिलता है जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जैसे UK हुआ या यूरोप हुआ, USA भी हुआ, वहाँ जाके आप स्टडी तो कर लेंगे लेकिन आपको PR बनने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स UK जाते हैं, फिर वो उनको वापस पाकिस्तान मजबूरन आना पड़ता है। लेकिन कनाडा में ये आम सिस्टम नहीं है। कनाडा हरगिज़ चाहता है जो लोग वहाँ स्टडी के बेस पे जाते हैं कि वो वहाँ रहें और वहाँ जाके अपनी जॉब्स भी करें और एक दिन परमानेंट रेजिडेंट। अच्छा रॉबर्ट, कुछ कंट्रीज जिस तरह UK स्पेसिफिकली मैं उसकी बात करूंगी कि उन्होंने अपना बिजनेस बना लिया एजुकेशन सेक्टर को भी, कि वहाँ जो जाते हैं एक तो फीसें इतनी ज़्यादा हैं और दूसरा आपको पढ़ाई के फौरी बाद वापस आना है, वीज़ा आपका एक्सटेंड नहीं होता। यहाँ पर फीसेस एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ क्या कम है या फिर उतनी ही हैं? थोड़े से कम हैं कुछ कंट्रीज से मुताबिक। USA से मुताबिक कनाडा की फ़ीस काफ़ी कम है। और PR सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि हम कनाडा में आफ्टर ग्रेजुएशन हम रह सकते हैं, PR बन सकते हैं। एक चैनल होता है कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के अंदर। आप 1 साल काम करने के बाद सो बेसिकली जब आप ग्रेजुएट होते हैं आपको 3 साल का वर्क परमिट मिल जाता है कनाडा में। उसी वर्क परमिट के अंदर आप 1 साल काम करेंगे, फिर आप PR के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सही। अब आ जाते हैं बिजनेस कम्युनिटी पर ना, जो बिजनेसमैन है, क्या यहाँ से बिजनेस वहाँ मूव कर लेना, सेटल करना इजी है? और क्या कैटेगरीज हैं वहाँ पे जो कि बिजनेसमैन यहाँ से वहाँ जा रहे हैं उनके लिए? जी बिल्कुल। बिज़नेस के लिहाज से हमारा ऑफिस जो है वो स्पेशलाइज़ करता है बिज़नेस इमिग्रेशन एप्लीकेशंस को। जितने भी यहाँ पर पाकिस्तान में जो बिज़नेस प्रोफेशनल्स हैं जिनके पास यहाँ अच्छा खासा बिज़नेस चल रहा है उनका, वो अपना जो अगर वो चाहते हैं कि वो कनाडा में इमिग्रेशन के लिए भी अप्लाई करें और अपना बिज़नेस भी कनाडा में शुरू करें, उसके लिए हम बिज़नेसेस को मदद करते हैं। और जितने भी यहाँ पे अगर बिजनेस कौन से ऐसे हैं जो कि वहाँ पे मूव भी हो सकते हैं और वहाँ रनिंग में मतलब अच्छे चल रहे हैं? हाँ, तो बेसिकली एनी बिज़नेस जो यहाँ पे अच्छा खासा चल रहा है, जैसे किसी की कंसल्टेंसी बिज़नेस है या किसी की फैक्ट्री है या कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस है, अगर वो अपना एक ब्रांच कनाडा में खोलना चाहता है, सो बेसिकली हम बिज़नेस प्रोफेशनल्स को मदद करते हैं कि उनकी कंपनी कनाडा में रजिस्टर करवाएं और उसी बिज़नेस के तहत वो लोग इमिग्रेशन के लिए भी अप्लाई करते हैं। So we are quite experts in this business immigration। और जितने भी हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, काफ़ी क्लाइंट्स उन्होंने अपना बिज़नेस वहाँ खोला कनाडा में और फिर वो पूरी फैमिली के साथ वहाँ सेटल हुए हैं। और बेसिकली फिर आपको ये मौका मिलता है कि आप कनाडा वाला ब्रांच भी चलाएं और पाकिस्तान वाला ब्रांच भी। सही। अच्छा, अब मुझे ये बताएगा कि आइल्स एक तो इसके लिए लाजमी है जो लोग यहाँ से वहाँ इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं, फिर एज के लिहाज से कुछ पॉइंट्स भी होते हैं जो कि आपके कम या ज़्यादा होते हैं। थोड़ा सा मुझे प्रोसीजर बताइएगा। और आजकल अगर आप इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं तो कितना वक्त लगता है उस इमिग्रेशन के प्रोसेस को मुकम्मल होने में? क्या आजकल हो रहा है? जी ठीक है। बिज़नेस इमिग्रेशन में बेहतरीन ये बात है कि आइलेट्स की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम है बाकी प्रोग्राम्स के मुताबिक, और बिज़नेस इमिग्रेशन की प्रोसेसिंग टाइम जो है वो बहुत कम है। सो पिछले साल कनाडा ने अपना एम्बेसी जो है इस्लामाबाद में दोबारा खोला था और उसके साथ जो प्रोसेसिंग टाइम्स है वो काफ़ी नीचे आ गई हैं। विजिटर वीज़ा की एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टाइम भी नीचे आ गई है। कैनेडियन इमिग्रेशन मिनिस्टर ने
स्पेशली कहा था कि पाकिस्तानी वीज़ा एप्लीकेशन जो विजिटर वीज़ा के लिए हैं वो 60 डेज़ में प्रोसेस होंगे। और हमने ये देखा है कि जब इस्लामाबाद प्रोसेसिंग वापस आई है तो जो अप्रूवल रेट्स हैं वो काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं। काफ़ी आम लोगों के वीज़े अब आसानी से लग रहे हैं और इसका ये भी एक रीज़न है कि कनाडा पाकिस्तान के साथ ट्रेड भी अपना इंक्रीज़ करना चाह रही है। सो यू नो कनाडा इज़ हैविंग ए इंडो पाक ट्रेड एग्रीमेंट विद पाकिस्तान, जिसके साथ वो अपने ट्रेड के ताल्लुकात जो है वो बढ़ाना चाहती है पाकिस्तान के साथ। सो ज़ाहिर बात है इमिग्रेशन भी एक इसका हिस्सा है। सही है, बड़ी अच्छी बात है अगर ये सिचुएशन है। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि आप पाकिस्तानियों को ज़रा गाइड कीजिए, क्योंकि स्पेशली वो लोग जो कि यहाँ पे जॉबलेस हैं, जिनकी नौकरियाँ नहीं और काफ़ी परेशान हैं, वो अगर ये सोच रहे हैं कि उनको वहाँ जाना है तो उनके लिए वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, नौकरी मिलना क्या वहाँ पर आसान है, हालात वहाँ पर क्या हैं? क्योंकि हमें भी ये पता है कि इंडियंस काफ़ी वहाँ पर जा चुके हैं, पाकिस्तानी अभी बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद हैं, तो ऐसे में फैसिलिटेट वहाँ पे गवर्नमेंट किस तरह कर रही है पाकिस्तानियों को? जी बिल्कुल। सो कनाडा इस वक्त कनाडा में जो लेबर मार्केट है, बहुत सारे लोग जो कनाडा में हैं वो सीनियर एज पे, वो रिटायरमेंट एज पे आ गए हैं। सो बहुत सारे प्रोफेशंस में जैसे कि हेल्थ केयर है और आईटी सेक्टर है या काफ़ी कुछ और सेक्टर्स भी हैं जिनमें जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी एज्ड है। सो 55 प्लस है। वो कैनेडियन गवर्नमेंट को पता है कि काफ़ी सालों में आने वाले सालों में उन लोगों ने रिटायरमेंट लेनी है। तो जब वो लोग रिटायरमेंट लेंगे तो कनाडा के पास जो बर्थ रेट है वो बहुत कम है। सो इसीलिए कनाडा को स्किल्ड प्रोफेशनल्स की बड़ी ज़रूरत है। इसीलिए कनाडा ने इस साल ऐलान किया था कि वो 450,000 न्यू इमिग्रेंट्स बाहर से मंगवाएंगे। अगले साल वो जो कोटा है वो 5 लाख हो जाएगा। सो इतने बड़े इमिग्रेंट्स की जो कोटा है वो कभी पहले नहीं हुई हिस्ट्री में। और कोविड के बाद काफ़ी क्योंकि कोविड के दौरान जो इमिग्रेशन वो काफ़ी हद तक स्लो हो गया था ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस के हवाले से। तो अब जो है कैनेडियन गवर्नमेंट वो जो 1-2 साल में इमिग्रेंट्स कम आए थे उसको कैचअप करना चाह रही है, ताकि लेबर फोर्स में एक लोगों की एम्प्लॉइज़ की कमी ना हो। सही। अच्छा, अब यहाँ पर आप थोड़ा सा गाइड भी कीजिएगा। मेरा ये ख्याल है, जो मैंने सुना है कि जब आप कैनेडियन विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो जितने साल का आपका पासपोर्ट होता है उतने साल का वीज़ा आपको इशू किया जाता है। अगर 10 साल का पासपोर्ट होगा तो 10 साल का वीज़ा मिलेगा। तो बहुत सारी ऐसी पाकिस्तानी कम्युनिटी है जिसने ये सोच रखी हुई है कि अभी तुम यहीं पे हैं, 10 साल का वीज़ा आगे जब हमें महसूस होगा कि बच्चों को भी मूव होना और हमें भी होना, क्योंकि 10 साल एक टाइम होता है, तो फिर हम मूव हो जाएंगे। तो क्या ये उनके लिए इतना वक्त ज़ाया करने के बाद जाना, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पे भी इमिग्रेशन काउंटर पे आपका इंटरव्यू तो होता होगा कि आप आए हैं और इतने सालों के बाद आए हैं, वीज़ा आपका 2020 में लगा था, आप तशरीफ़ ला रहे हैं 2027-28 में, तो उनके लिए क्या कोई प्रॉब्लम्स वहाँ पे हैं? और दूसरा, क्या उनको ये जैसे वो कर रहे हैं करना ठीक है या ऐसे नहीं करना चाहिए? देखो, जो 10 साल का वीज़ा है जो आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी तक होता है वो विजिटर वीज़ा होता है। तो ज़ाहिर बात है विजिटर वीज़ा पे जाके आप वहाँ परमानेंटली तो रह नहीं सकते। आपको वहाँ जाके आपका जो विजिटर वीज़ा है वो किसी और कैटेगरी में आप तब्दील करवा सकते हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे ऑफिस में आते हैं कनाडा में और जाके हम कहते हैं कि जी हम विजिटर वीज़ा पे आ गए, अब रॉबर्ट हमारा आगे का प्रोसेस करें, हम वापस नहीं जाना चाह रहे। तो ये भी एक ऑप्शन होती है क्लाइंट्स के पास। लेकिन जो आपका सवाल था कि अगर आप लेट जाते हैं तो इसमें कोई मसला नहीं है। विजिटर वीज़ा आपके जब भी आपके पासपोर्ट पे लग गया वो आप कभी भी उसकी वैलिडिटी के मुताबिक आप वहाँ जा सकते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा वहाँ पे आसान कितना है कि अगर आप विजिट वीज़े पर जाते हैं, लग गया आपका विजिट वीज़ा और आप वहाँ जाके स्टे करना चाहते हैं, तो उसको चेंज कराने में कितना वक्त लगता है? आपको वो स्टेटस जो कि लीगल स्टेटस है, वर्क परमिट अगर आपको मिलता है, कितने वक्त में मिलता है? कितना आसान है वहाँ पे सेटल होना, इस तरह जाने? जी, सो विजिटर वीज़ा पे जब आप जाते हैं तो फिर हम कुछ एप्लीकेशंस वहाँ जाके कनाडा में भी आपके लिए स्टेटस लाने में कर सकते हैं। या तो हम बिज़नेस इमिग्रेशन, अगर आपका यहाँ पर बिज़नेस है तो हम इन कनाडा भी बिज़नेस इमिग्रेशन एप्लीकेशन कर सकते हैं। या आप चाहते हैं कि वर्क परमिट पे आपका वर्क परमिट स्टेटस चेंज हो, अगर आपके पास एक वैलिड कनाडा में जॉब ऑफ़र्स हैं, जॉब ऑफ़र के मुताबिक आप वर्क परमिट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और कनाडा में ये ख़ास बात है कि जो आपका स्पाउस है, जैसे मिसाल के तौर पे हस्बैंड मेन एप्लीकेंट है, उसकी वाइफ को जो है ओपन वर्क परमिट मिल जाता है और बच्चों को स्टडी करने की इजाज़त मिलती है, वो भी फ्री में। सो अगर वो 18 साल से उम्र का बच्चा 18 साल से कम उम्र का है, उसको तालीम फ्री मिलती है अगर आप वर्क परमिट पे भी हैं।
सही। इज़ इट राइट टाइम टू अप्लाई फॉर कैनेडियन इमिग्रेशन? एक तो ये मुझे बताएं। दूसरा, इस प्लेटफॉर्म से आप पाकिस्तानियों को क्या पैगाम देंगे कि कनाडा जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, और कितना वक्त लगता है इस पूरे प्रोसेस में इमिग्रेशन के स्पेशली? देखो, इमिग्रेशन के काफ़ी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स है, सो हर प्रोग्राम का अपना अपना जो प्रोसेसिंग टाइम है अलग अलग है। तो अंदाज़न मतलब बता दें कि जो ये आजकल नॉर्मली जो इमिग्रेशन अप्लाई हो रही है कितना वक्त लगता है? सो बिज़नेस इमिग्रेशन की अगर हम बात करें तो 3 to 6 मंथ्स लगते हैं। अगर पीआर के लिए, डायरेक्ट पीआर के लिए आप अगर पाकिस्तान से अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए तकरीबन 9 to 12 मंथ्स लगते हैं, 1 साल का अंदाज़न टाइम। विजिटर वीज़ा के अभी प्रोसेसिंग टाइम्स है तकरीबन 7 दिन है। स्टडी वीज़ा के प्रोसेसिंग टाइम्स तकरीबन 2-3 महीने का है। और मैं ये अपने मैंने पूछा कि राइट टाइम है ये? जी बिल्कुल राइट टाइम है। कनाडा के काफ़ी डिमांड है इमिग्रेंट्स की, वहाँ नौकरी भी बहुत अच्छी पाकिस्तानियों को मिल रही हैं, स्पेशलाइज्ड स्किल्स बहुत हैं, पाकिस्तानी लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, कनाडा में जाके वो बहुत ज़्यादा अपने फील्ड्स में बहुत ज़्यादा कामयाब हो रहे हैं। एंड बहुत अच्छी बात है कि अगर आप अपनी फैमिली के लिए, फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं, ये बहुत अच्छा मौका है अभी जाने का, स्पेशली अगर आप बच्चों की तालीम की वजह से आप वरीड हैं, अगर आप चाहते हैं कि बच्चों की अच्छी तालीम भी हो और आपकी बिज़नेस में भी इजाफा हो, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू गो टू कनाडा। बट मैं ये देखने वालों को ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप किसी के साथ अगर आप मशवरा लेते हैं, आप सही मशवरा लें, आप एक लाइसेंस कंसल्टेंट के पास जाएं। हमारा ऑफिस लकी वन मॉल कराची में है, कैराफोर के बिल्कुल पास। आप कभी भी हमारे ऑफिस फ्री कंसल्टेशन के लिए आ सकते हैं। हमारा नंबर है 0303-777-9953। ये अच्छी बात है कि कंसल्टेशन आप लोग फ्री दे रहे हैं, वरना आजकल तो कंसल्टेंट्स भी अच्छे खासे पैसे मांगते हैं, उसके बाद आपको मशवरा देते हैं। तो ये मुफ्त का मशवरा है, अच्छा मशवरा मिलेगा। तो जनाब बहुत शुक्रिया रॉबर्ट कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और आपने बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं जो कि पाकिस्तानियों के जहन में होंगी कि इसका जवाब चाहिए, तो वो यहाँ से कुछ तो मिल गया, बाकी आप इनसे मिल के ले सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।